नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है, क्या पालघर की चार्जशीट में केस को डाइल्यूट किया गया? इसे 77% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्मम मॉब लिंचिंग हत्याकांड की खबर सबसे पहले न्यूज नेशन ने आप तक पहुंचाई थी। वो 16 अप्रैल की तारीख थी जब कातिल भीड़ ने पुलिस के सामने 2 साधु समेत 3 लोगों को मार डाला। और अब जब 3 महीने बाद पालघर केस में सीआईडी की 2 चार्जशीट आई है, तो उसके साथ ये मांग भी तेज हो गई है कि साधुओं को इंसाफ दिलाने और सच सामने लाने के लिए उद्धव सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर रही। आपको बता दें कि सीआईडी ने करीब 12,000 पन्नों की 2 चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि पालघर में कत्ल के पीछे अफवाह थी, कोई सुनियोजित साजिश नहीं। पालघर में महज अफवाह ने ली थी साधुओं की जान। क्या पालघर हत्याकांड में सीआईडी की चार्जशीट अधूरी है? साधुओं को इंसाफ दिलाने की मुहिम से लेकर पालघर में धर्म परिवर्तन के अधर्म कांड पर न्यूज नेशन लगातार एक एक सच से आपको रूबरू कराता रहा है। तमाम सवालों का पड़ताल करती हुई पालघर में ये जगह कैसी है, ये बताती हमारे आज के इस अपडेट को देखिए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग क्यों नहीं की? कासा थाने क्षेत्र के गढ़ चिंचिले गांव जहां ये वारदात हुई, वहां के आसपास 3 ऐसे थाने हैं जहां की पुलिस आधे घंटे में मौके पर पहुंच सकती थी, लेकिन 3 से 4 घंटे तक ड्रामा चला, लेकिन फिर भी अतिरिक्त पुलिस बल नहीं बुलाया गया। न्यूज नेशन ने इस हत्याकांड की खबर सबसे पहले दिखाई थी और ग्राउंड जीरो की तफ्तीश में कई खुलासे भी किए। 16 अप्रैल को पालघर की उस खौफनाक रात को भला कैसे देश भूल सकता है, जब पालघर में जूना अखाड़े के महाराज कल्पवृक्ष संत सुशील गिरी महाराज समेत 3 लोगों को कातिल भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इसी मामले में सीआईडी ने किसी भी सुनियोजित साजिश से इनकार किया है। करीब 12,000 पन्नों की 2 अलग-अलग चार्जशीट में जघन्य हत्याकांड के पीछे अफवाह की दलील दी गई है। पहली चार्जशीट में सीआईडी का दावा है कि साधुओं की हत्या की वजह धार्मिक नहीं थी, बच्चा चोरी की अफवाह के चलते ये घटना हुई थी। दूसरी चार्जशीट 126 आरोपियों के नाम है। पालघर हत्याकांड में अब तक 165 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर मुख्य आरोपी कहां है, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं। चार्जशीट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और तकनीकी सबूतों को शामिल किया गया है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, मोबाइल से एक दूसरे को साधुओं के बच्चा चोर होने के मैसेज भेजने की डिटेल भी है। जांच टीम ने सुनियोजित साजिश से इनकार किया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने चार्जशीट के बहाने शिवसेना के हिंदुत्व एजेंडे पर सवाल उठाए हैं कि सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई। जूना अखाड़ा के साधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। सीबीआई जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा। याचिका में महाराष्ट्र पुलिस और सीआईडी की जांच पर सवाल उठाए गए। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पालघर केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मामले को धार्मिक चश्मे से न देखा जाए। जब भगवे वेशधारी साधु की हत्या होती है तो भगवे की बात करने वाली शिवसेना चुप क्यों है? अभी भी समूचा संत समाज और सारा देश मांग करता है महाराष्ट्र सरकार से यह मामला वे सीबीआई को सौंपे। ये घटना हिंदू मुस्लिम की वजह से हुई या हिंदू क्रिश्चियन, इस प्रकार की जातीय तेढ़ निर्माण करने का कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो प्रयास किया था, वो प्रयास जो सीआईडी ने जो इंक्वायरी की है उसके तहत पूरी बात अभी सामने आई है कि ये घटना सिर्फ अफवाह फैलाने के कारण हुई थी। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को निजी कार से सूरत जा रहे 2 साधुओं को गढ़ चिंचिले गांव से निकलते वक्त भीड़ ने घेर लिया था और ड्राइवर समेत दोनों संतों की हत्या कर दी थी। मगर चौंकाने वाली बात ये, हत्याकांड पुलिस के सामने हुआ था और साजिश की सुई इसी को लेकर घूम गई थी। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई पालघर मामले को डाइल्यूट कर रही है महाराष्ट्र सरकार, और क्या पालघर कांड का पूरा सच देश के सामने नहीं आना चाहिए। कई रीजंस बताता हूं मैं आपको। पुलिस ने दोनों साधुओं को हवाले कर दिया भीड़ के। क्या पुलिस का एक भी आरोपी नहीं बना? जिस
एसपी के पास जिम्मेदारी थी कि वो लॉकडाउन के वक्त वहां पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करे, उसके रोल का कोई जिक्र नहीं। पुलिस वालों ने क्या किया इसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ ये कह दिया कि अफवाह की वजह से 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई और मामले की इतिश्री कर दी गई। बहुत सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन हमने किया था, कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पर सक्रिय हैं, कैसे वो वामपंथ का गढ़ है, वहां से सीपीएम के एमएलए हैं, वहां पर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो लोग वहां पहुंचे थे, जो इस मॉब लिंचिंग के प्रत्यक्षदर्शी थे। पुलिस ने इस चार्जशीट में उनसे तक बात नहीं की है। 2000 की भीड़ थी, लगभग 2000 लोगों की, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। अगर फरार है तो पुलिस अब क्या कर रही है 3 महीने बाद? देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी यही है कि क्या पालघर केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। आप इस पर यह भी मैसेज कर सकते हैं कि हम इस शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं। हमारी टीम देश की बहस में हर अपने उस दर्शक को शामिल करती है, क्योंकि उसकी भी आवाज का एक महत्व है, क्योंकि ये आपकी बहस है, देश की बहस है। और इस बहस को मैं शुरू करता हूं क्योंकि देश की बहस में यह सवाल बड़ा है कि आखिरकार लॉकडाउन के दौरान, जब कर्फ्यू चल रहा हो, लॉकडाउन हो, लोगों का घर से निकलना गैर कानूनी हो जाए, तब 2 संतों की निर्मम हत्या पालघर के अंदर क्यों कर दी गई? मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को मेरे पास भेजा था और बताया था कि क्या हुआ है पालघर के अंदर। उसी के बाद न्यूज नेशन ने यह पूरी रिपोर्ट चलाई थी। मेरे साथ एलन राव साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। मेरे साथ प्रदीप देशमुख जी हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, शिवसेना के लीडर। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के लीडर हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा देशमुख साहब, जो थ्योरी आप लोगों ने दी थी वो सीआईडी ने जांच कर दी। उसने तो मुख्य लोगों से इस मामले में बात तक नहीं की। मुख्य आरोपी, भीड़ को जुटाने वाले वहां पर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। 2000 की भीड़ थी, सिर्फ 808 लोगों से पूछताछ हुई और 200 से कम लोग अरेस्ट हुए। ये लीपापोती क्यों? देशमुख जी, ये लिपापोती क्यों? आपको आवाज आ रही है मेरी? विक्रम सिंह जी, आप ही बता दीजिए, लिपापोती क्यों? 3 महीने में 9 दिन चले, 2.5 कोस भी नहीं चले, आप वहीं के वहीं खड़े हो गए। जो सरकार ने कहा वो छाप दिया सीआईडी ने। दीपक जी, लिपापोती कुछ नहीं है। पहले दिन से कार्रवाई हुई है, तुरंत गिरफ्तारियां हुई थी। अरे मुख्य आरोपी कहाँ है? 2000 की भीड़ थी, 200 से कम अरेस्ट क्यों है? जवाब दीजिए इसका। नहीं, देखिए वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, इनमें कहीं पे भी 2000 हमें तो नजर नहीं आ रहे। वही 150 लोग नजर आते हैं। वीडियो भी बन गया। पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, उन पर कोई केस नहीं। पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं कि 2 साधुओं को भीड़ के हवाले किया जा रहा है। अरे दीपक जी, अभी कल मेरठ में एक साधु को मार दिया, मेरठ के अंदर। सर, ये मॉब लिंचिंग है, वो क्राइम है, दोनों में अंतर है। और वो क्राइम कब हो रहा है? लॉकडाउन के अंदर। मॉब नहीं, वहां पे भी मॉब लिंचिंग हुई है, वहां पे भी मॉब लिंचिंग हुई है। और आप देखो, यूपी के अंदर पुलिस गैंगस्टर के साथ मिलकर के काम कर रही है, तब पुलिस के ऊपर ये पुलिस नहीं, यूपी के अंदर क्यों बात कर रहे हैं? अपने महाराष्ट्र की बात करिए ना, जहां आप शासन में हैं। छोड़ दीजिए यूपी को। विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए देश को। ये सब इनको नहीं, सबको अभी महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, सबको भी महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। किसी को मेरठ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर ये अखलाक होता और पहलू खान होता तो आप चुप रहते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। वृंदावन के अंदर अभी 2 साधुओं की हत्या हो गई थी। तो आप इन सबको सिर्फ पालघर क्यों दिखाई देता है? गजब बात करते हैं आप विक्रम सिंह जी। आपको खुद को ये तर्क समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। प्रदीप देशमुख जी, एक भी पुलिस वाले पर
कार्रवाई नहीं, एक भी पुलिस वाले के खिलाफ FIR नहीं, 2000 लोगों की भीड़ और पूछताछ सिर्फ 8 लोगों से, ये दीपापोती क्यों? जवाब दीजिए देशमुख जी। विक्रम सिंह जी रुक जाइए एक मिनट। प्रदीप देशमुख जी, इस वीडियो में 2000 लोग मुझे दिखा दो जी। ऐसा है, जिस वक्त में ये घटना हुई उसके बाद तुरंत वहां के एसपी का तबादला कर दिया गया है। वहां के जो पुलिस है उनको कुछ पुलिस का तबादला कर दिया। जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है अनिल साहब, हत्यारों का हत्यारे हैं जो जिन्होंने साधुओं की हत्या की, पुलिस वाले ने तबादला करके खुश हो गए। आप देख रहे हैं वो सिपाही जो है, एसआई जो है, वो थमा रहा है पुलिस वाले थमा रहे हैं भीड़ को। आपके कार्यकर्ता काशीनाथ चौधरी थे वहां पर, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो भीड़ चिल्लाती है भाऊ आ गए मारो। ये क्या था बताइए? काशीनाथ चौधरी का क्या बयान है चार्जशीट में? आप ऐसा बोल रहे जैसे पूरी कार्यवाही खत्म हो गई। कार्यवाही अभी चालू है। सर, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया। 3 महीने के अंदर आप कहां पहुंचे? 9 दिन चले 2.5 कोस। जिस वक्त पूरे देश में कोरोना का संकट चल रहा है उस वक्त में भी महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर दी। 801 साधुओं को क्यों मार दिया, इसका जवाब दे दीजिए। 154 सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, साधुओं को क्यों मार दिया? साधुओं को क्यों मार दिया इसका जवाब ही लेने के लिए कोर्ट में केस दाखिल है ना। चलो, अफवाह ने मार दिया। प्रेम शुक्ला जी पच रही है, अफवाह ने मार दिया साधुओं को। साधु बच्चा चोर थे, 70 साल का एक आदमी बच्चा चोरी कर रहा था और मार दिया गया अफवाह में। उस एरिया में अफवाहें फैलाई देशमुख जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट आपके सब एक मिनट बोलते हैं। जी मुझे मेरी बात रखने दीजिए। देखिए, मूल मुद्दे की बात है कि आप कहते हैं कि अफवाह के कारण मार दिया। अफवाह के कारण मार दिया तो अफवाह की उसके पहले कितनी घटनाएं हैं? वहां की कासा पुलिस स्टेशन में अफवाह फैलाने के कितने FIR दर्ज है इस घटना के पहले? अगर अफवाहें जिस बात की बच्चा चोरी की, तो वहां बच्चा चोरी के कितने मामले हैं उस इलाके में? और जब बच्चा चोरी के कोई मामले नहीं है तो अफवाह उसके पहले कोई नहीं है। नहीं, मुझे मेरी बात पूरा करने दे दीपक। 1 मिनट विवेक भाई विक्रम सिंह जी एक करके बोले, बेहतर होगा। स्काइप पे जुड़े हुए आप, प्लीज समझिए। दीपक जी, दर्शक सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, हमारी बहस का कोई मतलब नहीं। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड और कंक्लूड करिए। उसके बाद इन्हीं से उत्तर लिया जाना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे में कृपा करके मुझे बताइए कि आप जब पुलिस जब वहां पहुंच गई, पुलिस पहुंचने के बाद वहां 20 पुलिस कर्मियों के पहुंचने के बाद वही पुलिसकर्मी यदि साधुओं को हत्यारी भीड़ के हवाले करते हैं तो उन पुलिस वालों ने हत्यारी भीड़ के हवाले क्यों किया? ये चार्जशीट में ये बयान कहां पर है? प्रभारी थानेदार FIR में लिखता है कि जो भीड़ थी उसमें से कई लोगों को मैं पहचानता था। उनसे उसने कब कहा कि भाई इनको छोड़ दो या मुझे जाने दो? और जब उसने नहीं कहा, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं मांगा गया? जहां पर घटना हुई है पालघर हेडक्वार्टर से वहां इन्फोर्समेंट 1.5 घंटे पहुंच सकता है। वहां पर अरे भैया हो जाएगा, आप चिंता ना करें। उसके अलावा RAF की वहां जहां RAF का जो सेंटर है, रैपिड एक्शन फोर्स 1.5 घंटे पहुंच सकता है। SRPF वहां घंटे भर पहुंच सकती है। आपने SRPF RAF वहां की पालघर की रिजर्व पुलिस आपने क्यों नहीं मंगाई? और जब हत्या हो गई, हत्या होने के बाद आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहले ही दिन पहुंच गए कि वहां बच्चा चोरी की अफवाहें थी? कृपा करके मुझे बताइए ना। अरे चित्रा चौधरी को तो आप ही ने सिक्योरिटी दी है क्योंकि हत्यारों के परिवार उसको धमकियां दे रहे थे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी इसी सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितने लोगों के गले ये इन्वेस्टिगेशन उतर रही है। नरेंद्र राव साहब के पास जाऊंगा। विक्रम सिंह जी आ रहा हूँ, बीच में मत चिल्लाइए, थोड़ा संयम रखिए। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्लीज प्लीज, किसी को आवाज समझ नहीं आती है। मैं सीधे चलता हूँ राकेश जखोटिया जी के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है, गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी मुझे ये बताइए, अफवाह के चलते 2 साधुओं को निर्मम ढंग से मार दिया गया, ये पुलिस की जांच कह रही है, गले उतरती है जांच? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरती। घटना जो भी होती है बहुत दुखद होती है। मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी घटना अगर सामाजिक घटना, सामाजिक स्तर पर उन्हें रोका जा सकता था। सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी बात हमारा प्रशासन
खुफिया तंत्र और राजनीतिक इच्छा शक्ति सुने तो इस तरह की घटना कभी दोबारा होंगी नहीं, और ये लोग हमारी सुनते ही नहीं है। हमें पावरफुल होना चाहिए। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पास कोई पावर नहीं है। प्रशासन के पास पावर है, राजनीतिक व्यक्तियों के पास पावर है और खुफिया तंत्र के पास पावर है, और इनके आपस में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण इस तरह की दुखद घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, मैं सीधे ये सवाल को ले चलता हूं। मेरा मानना ये है, सीधे देशमुख साहब मुझे बताइए, काशीनाथ चौधरी आपके जिला पंचायत के सदस्य उस भीड़ के साथ थे जब साधुओं को मारा गया। चलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, आपके पदाधिकारी ने क्या किया बताइए ना? रोक नहीं सकते थे? 3 घंटे तक साधु फंसे रहे वहां पर, 3 घंटे तक। क्या जवाब है? लोकल लेवल में बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के होते हैं। ये खाली हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका आप नाम ले रहे हो, बीजेपी के भी लोग थे उसमें। सर वीडियो दिखाओ, भाऊ आए और मारना शुरू हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? भाऊ आए और मारना शुरू कर दिया। भाऊ का मतलब बड़े भाई। रखने के लिए कुछ बात रखने के लिए समय तो दीजिए आप। ठीक है, लीजिए आप 1 मिनट लीजिए, पूरा 1 मिनट लीजिए जी। एक बात सुनिए, ये जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, कोई एक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहता है जी। हर एक गांव में जब होता है तभी कई कुछ होते हैं, उसमें एक कार्यकर्ता होगा, बाकी के पार्टी के भी कार्यकर्ता होते हैं। इस बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया है ना, कि अब सराहना करनी पड़ेगी घटना के। कुछ इसकी सराहना करूं सर? अब सर कैसी बात कर रहे हैं देशमुख साहब, मुझे बताइए ना। इसकी सराहना करूं कि अफवाह में 2 साधुओं को मार दिया गया, 3 घंटे तक एक पोस्ट पर रखा गया और पुलिस वालों ने भीड़ के हवाले कर दिया। भीड़ कहती रही भाऊ आ गए, मतलब काशीनाथ चौधरी आ गए, मारो। जिस तरीके से ये केस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है, इसमें बड़े सीनियर ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दी गई है, उसके लिए जो कातिल है वही जांच कर रहा है। जो कातिल है महाराष्ट्र पुलिस वही जांच कर रही है। ये कौन सा इंसाफ है सर? ये बता दीजिए। आपको ये लगता है देशमुख साहब इंसाफ है तो मैं मान लूंगा। आप एक इंसिडेंट के लिए पूरे हमारे महाराष्ट्र के 2.25 लाख आरोप कर रहे हो। नहीं, देखिए जो गलत है उसको गलत बोलना देशमुख साहब, समाज को और हमको सीखना होगा। मैं सीधे एल.एन. राव साहब के पास चलता हूँ। राव साहब मुझे ये बताइए, क्या ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गले उतरती है? लॉकडाउन है, कर्फ्यू चल रहा है, 2000 की भीड़ आती है, रात में आती है, उस छोटे से गांव ढाणू में आती है जहां पर 6-7 बजे लोग सो जाते हैं। मैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और उसके बाद 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन वही कार्बन कॉपी होती है जो गृह मंत्री का बयान होता है। देखिए दीपक जी, इसमें राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरू से ये एलिगेशंस थे कि उन साधुओं को पुलिस ने उन भीड़ के पास लेके गए, या अपने आप जो साधु पुलिस की शरण में चले गए सुरक्षा लेने के लिए, और वहीं से उनको आपके वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर है कि वही साधु पुलिस द्वारा भीड़ के हवाले कर दिए गए। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये यहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। वो इन्वेस्टिगेशन किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। और इसमें पुलिस वालों का रोल क्या है क्या नहीं रहा, उन्होंने चार्जशीट देखने से पता चलेगा। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि पुलिस वालों की जिम्मेवारी बनती थी उन साधुओं की रक्षा करना, लेकिन वो नहीं कर पाए और उन्होंने पुलिस की चौकी के सामने साधुओं को पीट कर मार देगा। ये बहुत ही जघन्य अपराध और ये बहुत ही भ्रष्टाचार का कार्यक्रम रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार की अगर मनोशक्ति अच्छी होती या विल पावर ठीक होती तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे ढंग से किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल एंगल भी थे। वहाँ के लोकल जो आदमी थे, पॉलिटिकल आदमी, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। तो हो सकता है वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो इस इन्वेस्टिगेशन को। तो अपेरेंटली ये अच्छा रहता कि वो इन्वेस्टिगेशन कहीं और से कराई जाती। ठीक है, लेकिन जब तक चार्जशीट पूरी राव साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया, उनके गले नहीं उतरती है जांच। विवेक श्रीवास्तव जी आप बता दीजिए, जो पुलिस कातिल है वही इन्वेस्टिगेट करेगी। वहाँ आपके लेफ्ट के लीडर क्या कर रहे थे, कैसे वहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता है आपको पता है ना, कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है पता है ना आपको, कैसे अर्बन नक्सल काम करते हैं आपको पता है ना वहाँ पर। दीपक भाई, मोटिव के बिना नहीं होता। अब आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेफ्ट का किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं है, हमारा किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए तो भगवा देखा मार दो, आपका धर्म में विश्वास नहीं है ना, इसीलिए भगवा देखा मार दो। तो आप अगर ये यही है ना आपकी आइडियोलॉजी, यही है ना, भगवा देखो मार दो। करके ईसाइयों को उकसाया तो ये अजीब सा लॉजिक है। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम किसी के खिलाफ नहीं है। अपना धर्म अपनी पर्सनल लाइफ में आप फॉलो करिए। ये बीजेपी वालों की तरह मस्जिदें मत गिराइए, दंगे मत करवाइए। कहाँ गए? वहाँ 2 साधुओं को मार दिया गया। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर मुझे बताइए, अखलाक की मौत भी गलत है, पहलू खान की मौत भी गलत है। आप कैंडल लेकर गए इंडिया गेट पे इस बार। उन साधुओं के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसको धार्मिक रंग मत दीजिए। अफवाह थी बच्चों के चोरी होने की, और अफवाह का कारण क्या है? अफवाह का कारण है हिंदू संत समाज में आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों का होना। उनको जेल में नहीं पहुंचाया विवेक श्रीवास्तव जी, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख लीजिएगा। उनको जेल दोनों को मैंने ही पहुंचवाया है, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख लीजिएगा। 8 साल केस भी जेले, हमले भी जेले। बहुत अच्छे लोग थे वो संत लोग जो मारे गए, लेकिन इसके लिए बार बार अन्य धर्मों को, लेफ्ट को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, इनको दोष देना बंद करिए। अरे आपका ही तो विधायक है वहां पे विवेक श्रीवास्तव जी, है कि नहीं है? आपका विधायक है कि नहीं है लेफ्ट पार्टी का? वहां पर गुरी संघर्ष चलता है कि नहीं चलता है? वहां पे कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है? बताइए। लेफ्ट का कोई भी विधायक, चौरसिया साहब, आप सुनिए, लेफ्ट का कोई भी विधायक, कोई भी एमपी कभी भी धर्म का साथ दे करके ये सब नहीं करवाता। हम जो पढ़ते हैं मार्क्सवाद और लेनिनवाद, उसका ये बेस है कि धर्म ही राजनीति के अंदर खराब करने का एक साधन है। धर्म को इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए आसान है ना, इस आइडियोलॉजी को मानो, जिसको भगवा देखो मार दो। लेफ्ट का सबसे बड़ा झगड़ा तो भगवा से ही है ना, सनातन से। भगवा को भी मत मारो, किसी मौलाना को भी मत मारो, कोई मस्जिद भी मत गिराओ, कोई मंदिर भी मत गिराओ। मस्जिदें गिरा करके भगवा पहन के वोट मांगना बहुत आसान है, और सत्ता में आ जाइए हिंदुओं को बरगला करके। हम इसके खिलाफ है। देश का रंग तिरंगा है, भगवा नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उसके बाद विनोद बंसल को लूंगा। मेरे दर्शक भी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, अखलाक को मारना भी गलत है, पहलू खान को मारना भी गलत है, लेकिन मुझे बताइए, क्या कोई सेक्युलर गैंग इस मामले में मोमबत्ती लेकर निकला? क्यों खामोश है ये लोग? नहीं, सेकुलर गैंग तो हत्यारों के समर्थन में मोमबत्ती लिए पड़ा है। देखिए, सेकुलर गैंग हत्यारों के पक्ष में मोमबत्ती लिए खड़ा है। हत्यारों के पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि भगवा को आतंकवाद साबित करने के कुकर में साम्यवादी भी शामिल, कांग्रेसी भी शामिल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल। अब इसके बाद जो है, देखिए, फिर बीच में चीख रहे हैं, बीजेपी फिर बीच में चीख रहा है लोगों को। अरे हो गया कंट्रोल विकास दुबे जी, योगी साहब और हत्यारों को भी कंट्रोल कर देंगे। क्या कर रहा था? ये जो लाल बंदर है ना, इन लाल बंदरों को भी ठीक करेंगे, लाल बंदरों को भी सबक सिखाएंगे। ये जो लाल माकड़ जिसको कहते थे, बाला साहब ठाकरे जिसको लाल माकड़ कहते थे, और जिन लाल माकड़ों के उत्पात के कारण डहाणू और पालघर के इलाके में सतत वहां धर्मांतरण का धंधा, अरे हम सुधरे हुए, हम आपको भी सुधार देंगे। हत्यारों को, देशद्रोहियों को, धर्मांतरण करने वालों को, नक्सलवादी करने वालों को, ऐसे लोगों को आपका वाटर भी हम ही करेंगे। अरे आपका बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका मार्ग सुधर कर आएगा, मेरा रोआ नहीं उखाड़ पाएगा, भूल जाओ। हिटलर को अपने मार्क्स को अपने लैंड में अगर उतार लोगे ना, जैसी फांसी तो हम लोगों का ये उतारोगे। हम ही देखेंगे। सर ये झगड़ा होता रहेगा, लेकिन मुझे ये बताइए, कोई जवाब देगा? विक्रम सिंह जी, मैं अपने अगले दर्शक के पास जाऊं, मेरे अगले दर्शक SK सिंह है नोएडा से, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए। दीपक जी कंक्लूड करिए। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। दीपक जी मुझे एक चीज बताइए, के लिए क्यों दीपक जी मुझे मेरा प्रश्न ये है, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे आप चुप रहो ना दीपक जी, ये तो तरीका ही नहीं है। अच्छा एक मिनट विक्रम सिंह जी 20 सेकंड कंक्लूड कर लेने दीजिए उनको। विवेक भाई मैं अभी भी बोलूंगा, आप लोग डिस्कस कर लेना, लेकिन हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। क्या कोई भी आदमी, विक्रम सिंह जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए, फिर विक्रम सिंह जी। और अगर ये षड्यंत्र होता, हर चीज में धर्म को चुप तो सुन तो लो, इनका संकट हर चीज में अगर एक मिनट सिर्फ प्रेम शुक्ला जी को ऑडियो प्लीज। विक्रम सिंह जी, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट, मुझे सिंह साहब के पास जाना है। प्रेम शुक्ला जी, विक्रम सिंह जी आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, भगवा को आतंकवाद सिद्ध करके अभी यहाँ पर बैठ के विवेक श्रीवास्तव ने 2 संतों का नाम लिया जो जेल में है। तो बिशप मुलक्कल जो है,
बिशप मुलक्कल के कारण जो है ईसाई मिशनरियों से पाल घर के आदिवासियों को, वनवासियों को भय क्यों नहीं लगता? अगर संतों को वो इसलिए मार देते हैं क्योंकि विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भी संत जो है कुछ संतों के खिलाफ मामला है, तो इस आधार पर तो वहां चर्च के पादरियों की भी हत्या होनी चाहिए थी, लेकिन हत्यारों को छुड़ाने कौन गया? पीटर डिमेलो कौन है? वो चर्च का आदमी है। हत्या है, हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन हत्या के कारणों में जाइए प्रेम शुक्ला भाई, हत्या के कारणों में जाइए। मनुष्यों की बहस है, हर हत्या को मेरे मनुष्यों की हिंदू मुसलमान कर मत दीजिए। धैर्य क्यों खो देते भाई? ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कंक्लूड की। एसके सिंह साहब के पास जाऊंगा, मेरे दर्शक नोएडा से जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 महीने हो गए इस हत्याकांड के, 3 महीने। आज जो इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या आपको कन्विंस करती है? क्या हत्या बिना किसी मोटिव के हो सकती है? सिर्फ अफवाह के चलते हत्या, और वो भी इतनी निर्मम तरीके से पुलिस सौंप दे साधुओं को? देखिए चौरसिया जी, आप खुद स्वयं इसको कह रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग है, और मॉब लिंचिंग कभी भी आपके किसी कारणवश नहीं होती है। वो अचानक ही हुई थी और अचानक ही हत्या थी कि वो वहां पर जो सिस्टम इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जो कहा कि नहीं हिंदू मुस्लिम हो गया, वहां तो कोई मुसलमान का घर भी नहीं था। वो 1298 घर थे, उसमें से एक पिछड़ा है और 1297 घर परिवार वाले आदिवासी हैं। और वहां पर बच्चा चोरी का शक था, और बच्चा चोरी के शक में इस लॉकडाउन में गाड़ी वहां तक गई, उसके वजह से उन लोगों ने इकट्ठे होकर रोका, और रोक के अचानक ही हुई वो मॉब लिंचिंग। और ये पहली मॉब लिंचिंग तो है नहीं कि महाराष्ट्र में ही हुई, उसके पहले भी तो और जगह पर हुई है, लेकिन सबकी जांच हुई है, इसकी भी जांच हुई, और जांच में जो सीआईडी जांच कर रही है बिल्कुल संतुष्ट करती है वो लोगों को। ठीक है, आपको संतुष्ट करिए, ठीक है, आपके व्यू का सम्मान है। बड़ी खबर के साथ जुड़ूंगा और मैं सीधे उसके बाद विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। बड़ी खबर आ रही है साधुओं की हत्या के मामले में। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा। देशमुख जी सुन लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जो पिटीशन लगाई थी उसमें कई कानूनी पेच थे, लेकिन वो कानूनी पेच पूरे हो चुके हैं। सभी याचिकाओं की अब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ अगले हफ्ते सुनवाई होगी। शशांक शेखर झा, सीनियर एडवोकेट, जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शशांक जी बताइए, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट को किन किन बातों पर ऑब्जेक्शंस था और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में क्या कहा है? दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पिटीशन फाइल होती है तो उसमें सारे ऑब्जेक्शंस आप क्लियर करते हैं। तो रजिस्ट्री ने कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें रेज किए थे, वो हमने दूर कर दिए हैं। आज ही अपडेट आया है और मेरी बात हुई है रजिस्ट्री से, तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ये पिटीशन लागू वापस आ जाएगा कोर्ट के सामने। इस पिटीशन में लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी। अभी कोई एक मानव को मैं सुन रहा था आपके उस पे कि ये पहली मॉब लिंचिंग तो नहीं है, और भी बहुत मॉब लिंचिंग हुई है, तो समझना पड़ेगा डिफरेंस। ये इकलौता और शायद अभी हाल फिलहाल का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग था जिसमें पुलिस और प्रशासन खुले तौर पर उन आक्रमणकारियों के साथ थे। साधु उनके हाथ में थे, फिर भी वो मर गए और वो पुलिस कोई उनको बचा नहीं पाया। प्रशासन और पुलिस पे इसलिए डाउट ज्यादा हो रहा है कि वो बार बार जांच से बच रहे हैं। अगर वो इतने ही सही हैं तो क्यों नहीं वो सीबीआई जांच के लिए खुद कर देते हैं? तो स्टेट के पास तो पावर होता ही है कि वो सीबीआई को बोल दे कि जांच कर लेने। यहाँ तो भाई बायस का पूरा सिम्टम है, फिर भी वो लोग ना तो जांच सही से कर रहे हैं। और आप देखिए दीपक जी कि जो उस दिन मिनिस्टर साहब ने कहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, आज चार्जशीट में भी करीब करीब वही बात आई है कि अफवाह फैला और ये हुआ। 126 लोग का नाम अभी मैं सुन रहा हूँ चार्जशीट में आया है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताएंगे ही। बट पॉइंट क्या है कि ये खुद ही इनकी तरफ से था कि 400 से 500 लोग वहां इकट्ठा थे, तो बाकी लोग का नाम कहाँ गया? दूसरा कि इन्होंने पुलिस के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? उस पुलिस थाने में जितने भी पुलिस उस टाइम वहां प्रेजेंट थे या बाकी पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? वही एक्शन नहीं। तो यही बात सब हम सुप्रीम कोर्ट में ही बोलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा जरूर। शशांक शेखर जी, मेरिट पे क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है? और सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर कई गाइडलाइंस दी हैं, किस किस का वायलेशन हुआ इसमें? देखिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो क्लियर कहता है कि अगर कभी भी मॉब लिंचिंग जैसी हालत बनते हैं तो पुलिस एक्शन ले सकता है। पहले पुलिस आसानी से समझाएगा,
फिर अपने हथियारों का प्रयोग भी कर सकता है, हवाई फायरिंग भी कर सकता है। लेकिन इस केस में हम देखें कि किस तरीके से उन्होंने कस्टडी में भी ले लिया, उसके बाद उनके जीप से उसको निकाल के मार दिया गया। और आप एक चीज और देखिए दीपक जी, कि पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे चोट लगी होगी, बट यहाँ 3 लोगों की हत्या हो गई। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो वहां तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस की मिली भगत इसमें दिख रही है। एक बात और कि गाइडलाइंस तो तब होता है जब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं हो जो गड़बड़ हो जाए। यहाँ तो लॉकडाउन था, स्टेट बंद था, इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा कैसे हो गए और पुलिस के आने के बाद भी कैसे मार पाए? तो ये तो यही दिखता है कि भाई पुलिस को हटा दो, पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही कहना है कि एक तो स्पष्ट कानून बने, जितने भी डायरेक्शंस अभी तक आए हैं सबको मिला के, और उसके अलावा पुलिस पे भी कार्रवाई हो। और ये जांच जब तक महाराष्ट्र सरकार करेगी तब तक इसका फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए हमारा एक प्रेयर ये भी है कि इस जांच को दिल्ली या किसी और स्टेट में कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी करे। और सीबीआई में भी यही होगा। शशांक जी, आप एक मिनट रुकिए, आपके जो वाजिब सवाल हैं मैं उनको सीधे लेकर देशमुख साहब के पास जाता हूं। देशमुख साहब जवाब दे दीजिए, जो पुलिस कातिल है इस मामले में संदेह के घेरे में है वही जांच करेगी, तो क्या जांच निकलेगी वही होगी जो सरकार कहेगी? हमारे महाराष्ट्र की पुलिस पर पूरा भरोसा है। जिस पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से कंपैरिजन करते हैं उस पुलिस की काबिलियत पर आप शक ना करें। जिनकी इसमें गलती है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की भी गई है। कार्रवाई की गई? एक कार्रवाई बता दीजिए ना, एक पुलिस वाले पर कार्रवाई बता दीजिए। प्रदीप देशमुख जी, एक पुलिस वाले पर एफआईआर बता दीजिए। दीपक भाई, अगर 1000 जन का मॉब अगर आप बार बार बोल रहे हैं, उसके ऊपर 10-15 पुलिस क्या कर सकती है, इसका भी एक अरे सर, आपकी सरकार है, लॉकडाउन में छोटे से गांव में मॉब कहां आ गई? वहां पर क्यों कन्वर्जन होता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। पालघर में अल्ट्रा लेफ्ट क्यों पावरफुल है, इसका जवाब दीजिए। जबरदस्ती कन्वर्जन को आप हर चीज में ले आएंगे क्या? हर चीज में धर्मांतरण ले आएंगे क्या आप? मैं आऊंगा, विवेक भाई आऊंगा, जवाब ले लेता हूँ। विक्रम सिंह जी, आपने कहा ना पालघर की पुलिस बड़ी सशक्त है। मैं आपको एक बाला साहब ठाकरे का डायलॉग सुनाता हूँ, प्रेम शुक्ला जी को याद होगा, उन्होंने हेडलाइन बनाई थी। नाना पाटेकर का एक बहुत फेमस डायलॉग था फिल्म के अंदर, उनका कहना था एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है सबको पता है, हिजड़ा बना देता है। बाला साहब ठाकरे ने किसके लिए कहा था दशहरा रैली में? प्रेम शुक्ला जी जानते हैं, आप तो उन्हीं के साथ खड़े हैं आज, तो आप कहां से इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आप करेंगे ना उस पर झाड़ पोछ, आप करेंगे लिपापोती? बोला था ना बाला साहब ठाकरे ने, ये बताइए। जो घटना अफवाहों के कारण हो रही है विक्रम सिंह जी, तरह से विक्रम सिंह जी से सवाल है देशमुख जी। दीपक जी, इसमें कहाँ षड्यंत्र नजर आता है? अगर कोई ऐसा कोई षड्यंत्र होता वहां पे पुलिस क्यों भेजते? और अगर वहां पे ऐसा कुछ था तो वहां पे बीजेपी की चित्रा चौधरी वहां पे मौजूद थी। अगर उसको लग रहा था कि कहीं पे ऐसा कुछ है तो उनको फोन करना चाहिए था, देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी के किसी बड़े लीडर को। अच्छा, काशीनाथ चौधरी अनिल देशमुख को फोन नहीं करे, चित्रा चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री को फोन करे, काशीनाथ चौधरी अनिल देशमुख को कर देते ना, क्या दिक्कत थी? उन्हीं की पार्टी के होम मिनिस्टर है वो। आप मुझे एक चीज बताइए, आप दीपक जी, जैसे जिहादियों को पहलू खान और अखलाक सिर्फ दिखाई देता है, वैसे ही बीजेपी वालों को सिर्फ पालघर दिखाई देता है। अरे मेरठ के अंदर कल एक साधु की हत्या हुई, उसके लिए नहीं बोल रहा कोई भी। ठीक है, मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। अब माफी चाहता हूं विनोद बंसल जी, बहुत देर बाद आया आपके पास, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या आपने भी पहले दिन से न्यूज नेशन के साथ इस मुद्दे को उठाया है? आपने पहले दिन से कहा कि वहां पर क्या क्या होता है, इनको बता दीजिए वहां पर क्या क्या होता है, बता दीजिए इनको। नहीं सुनना चाहेंगे, विवेक श्रीवास्तव भाई भी नहीं सुनना चाहेंगे, और फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। एक सवाल शशांक से बाकी है, विनोद बंसल जी। दीपक जी, मुझे आधा घंटे के बाद सुन दिया तो कम से कम 1 मिनट मैं कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि उसमें कई सारे प्रश्न जो आपने खड़े किए, आपके पैनलिस्ट में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि आखिरकार लॉकडाउन में लोग कहां से आए, लोगों के पास हथियार कहां से आए, जो लोग 6 बजे सो जाते हैं वो रात को 12:30 बजे कहां से आए, आखिरकार वो क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पर क्या कर रही थी, और वहां पर जो कॉमरेड विनोद था उसकी जो भूमिका थी उसको क्या इन्वेस्टिगेट किया क्या वहां पर? आखिरकार वो जो पुलिस वाले थे, बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलिए, क्यों होता है? तमीज सीखिए, धर्मांतरण क्यों होता है? नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, इसलिए होता है कि हिंदू समाज में बराबरी नहीं है। सुनने का मतलब इसलिए होता है आपने दलितों को कुचल के दबा के रखा है,
आधा घंटा धर्मांतरण सुनाया इसलिए होता है मेरे मंदिर पूज्य में संतों पूजा की कराने हत्या का करने वालों, दलित मेरे नहीं हो पूज्य सकता। संतों की हत्या इसलिए करने वालों और हत्यारों को पड़ा देने वालों को हिंदू समाज बख्शेगा नहीं। आपकी राजनीति की जो आपकी राजनीति की जो नीचता है वो पूरे देश को दिख रही है। आखिरकार राजनीति की भूख में आप कुर्सी की भूख में इतने संलिप्त हो जाओगे कि पूज्य साधुओं की हत्या करवा दोगे। आप जैसे लोग सिर्फ चंद रोटियों के लिए, सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आप हिंदुओं की हत्या कराओगे और हम कॉमरेडों के साथ खड़े होंगे। ये बताइए बनवासी बोले वाले हिंदुओं को आप फंसाने के षड्यंत्र रचोगे। मुझे बताइए जो 125 लोगों का नाम लिया आपने उसमें कितने हिंदू हैं? कितने सारे बनवासियों को तुमने बोले वाले बनवासियों को आपने उस आरोप बनाया। आखिरकार वो 400 विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, विवेक भाई प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद जी कंक्लूड करिए। देखिए मेरी बात को सुनने नहीं दे रहे ये दीपक भाई, जरा मेरी बात को पूरी होने दीजिए कृपया। इनको बोले या तो इनका ऑडियो डाउन करिए। देखिए मेरी बात नहीं बोल रहे, आप कंप्लीट करिए जल्दी। मैं कह रहा हूँ देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो बड़े पैमाने पर वो भोले वाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही हैं, वहाँ के लोगों को हिंदुओं का विरुद्ध भड़का रही हैं, संतों का विरुद्ध भड़का रही हैं, भगवान का विरुद्ध भड़का रही हैं, उसी सब चीजों का परिणाम है। और वहाँ पर कॉमरेड जो एमएलए है वो उनको पनाह दे रहा है, पुलिस और प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है। आखिरकार नहीं तो क्या कारण है कि चित्रा सिंह द्वारा जो बचाए गए संत थे उनको पुलिस वाले उनको उन जिहादियों के उन जो ईसाई मिशनियों को कैसे हवाले कर गए। आखिरकार वो जो लोग 6 बजे सो जाते हैं वो 12:30 बजे किसने जगाए, उनको हथियार किसने मुहैया कराया, और आखिरकार पुलिस वालों के पास जो हथियार थे वो हथियार किस काम के थे। आखिरकार क्यों हथियार दिया गया उनको? जब वो संतों को बचा नहीं सकते तो उन पुलिस वालों को हथियार क्यों दिए गए? महाराष्ट्र की पुलिस एक जाबाज पुलिस है। महाराष्ट्र की पुलिस के बारे में कोई सोच नहीं सकता कि उसको किस तरह से बहादुर पुलिस को, बहादुर पुलिस के सिपाहियों को। ठीक है विनोद जी कंक्लूड करिए। मैं सीधे एक सवाल शशांक से और लूंगा क्योंकि मुझे दूसरे केस को भी जोड़ना है। शशांक, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरिट के आधार पर क्यों ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है और अभी तक महाराष्ट्र सरकार का इस पिटीशन पर रुक क्या रहा है? पहले बंसल जी से पूछिए धर्मांतरण के बिल्कुल कारण क्या होते हैं? सही सवाल दीपक जी, पूछिए समझना पड़ेगा। विवेक भाई 1 मिनट आ रहा है। देखिए दीपक जी, प्रथम दृष्टया इसमें मर्डर हुआ है, 3 लोगों की हत्या की गई है और पुलिस वहाँ इन्वॉल्व थी। हमें ये देखना पड़ेगा कि यही कारण है कि कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है, तभी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी नोटिस देके मांगा था जवाब महाराष्ट्र सरकार से, और सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। महाराष्ट्र सरकार ने अभी स्टे लगा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका लंबित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले दृश्य में माना कि हाँ कुछ हुआ है, तभी उन्होंने मांगा है। अगर उनको लगता कि याचिका में दम नहीं है या मेरा केस को कोई वैल्यू नहीं है तो नोटिस ही नहीं देते। अभी नोटिस दिए, उनका जवाब बंद लिफाफे महाराष्ट्र हाईकोर्ट में आ गया था जो कि बंद है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया होगा। जब हमारी अगली तारीख आएगी तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है जो कि हमने अपने पिटीशन में भी लिखा है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कहेंगे कि जिस चीज में बायस का बात होगा उस केस में वो लोग जांच नहीं कर सकते, ना ही उसका फैसला कभी आएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की भी बात हो रही थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सांसद थे, विधायक थे बीजेपी के सेंगर जी, उन पे जब आरोप लगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जांच को दिल्ली बुला लिया था क्योंकि डाउट था कि वहां की सरकार या प्रशासन सही से काम कर पाएगा कि नहीं। वैसे ही इस पर्टिकुलर केस में जब वहां की सरकार या वहां की पुलिस इन्वॉल्व है, डायरेक्टली वहां के लोग इन्वॉल्व है, तो वहां सही से नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी यही याचिका है कि इसमें सही तरीके से आखिरी फैसले तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले की सुनवाई करेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको लाता हूं, फिर प्रेम शुक्ला जी को लाऊंगा। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों भड़काया जाता है वामपंथ के नाम पर, ईसाई मशीनरियों के नाम पर, और क्यों टारगेट किए जाते हैं भोले भाले आदिवासी? जवाब दीजिए इस बात का। मैं भी एक आदिवासी इलाके से आता हूं, बचपन से उस इलाके में बड़ा हूं। अपने बिल्कुल ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। मेरे माननीय मित्र विनोद बंसल से कुछ प्रश्न है। पहली चीज, थोड़ा मार्क्सवाद आप पढ़ करके आइए। हम धर्म विशेष में विश्वास रखते ही नहीं है, हमारे लिए धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। नंबर 2, विनोद बंसल जी धर्मांतरण के कारणों में जाइए। बंसल भाई पहले सुन लो, देखिए मैंने आपको माननीय भी कहा है, अब आप मेरे प्रश्न सुनिए पहले।
आप पहले प्रश्नों को सुन लीजिए। मैं कहता हूं जिसका धर्म नहीं है वो विधर्मी है। मेरा प्रश्न, धर्मांतरण के कारण क्या है? अब आप लोग चीखा चीखी मत करिए, डिबेट को डिबेट की तरह करिए। विनोद भाई सुन लीजिए उनका सवाल, सुन लीजिए उनका सवाल। विनोद भाई सुन लीजिए उनका सवाल। विवेक श्रीवास्तव जी सवाल कंक्लूड करिए। दलित को पूजा करने का मंदिर में अधिकार क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो दलित को मंदिर में पूजा करा सके? ये देश धर्म को जन्म मानने वाला है। अधर्म और धर्म की परिभाषा कौन देगा? आप देंगे। देश धर्म को मानने वाला है। एक ब्राह्मणों के चारों तरफ, जाति विशेष के चारों तरफ बनाया हुआ धर्म अगर है तो निचली जाति का आदमी धर्मांतरण करेगा। दलित और ब्राह्मण को एक समान करो, धर्मांतरण नहीं होगा। सर इस देश में दलितों के पांव छुए जाते हैं सर। नहीं दिया सर उज्जैन कुंभों में भी दलितों के पांव छुए गए थे। आपको पता है क्या दलितों को लेकर कितने कानून इस देश में बनाए? आपको पता है क्या? पुराना राग क्यों गाते विवेक भाई? पुराना राग क्यों गाते? मंदिर में पुजारी बनने की कोशिश करिए। इतने बड़े एंकर हैं, आपको धक्का देके विश्व हिंदू परिषद वाले ने नाम बताया, मेरा नाम बदल देगा। ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाऊं उससे पहले विवेक करमोड़ा सीधे पालघर से मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। मैं विवेक जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मानेंगे कि अफवाह के कारण दोनों संतों को मार गया? क्या थी वहां की ग्राउंड सिचुएशन? आप बताइए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझे, पहली जानकारी, पहली माहिती। आवाज मेरी सुन पा रहे विवेक? हेलो हेलो। हाँ विवेक जी बताइए, पहली माहिती बताइए। आपको लगता है कि अफवाह के कारण मार दिया गया? वैसे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बहुत पहले से एक 50 साल पहले से धर्मांतरण का काम चालू है। बहुत सारे विरोधी संगठन यहाँ काम करते हैं। भोले भले आदिवासियों को फंसाया जा रहा है तो, और उनको भड़काया जाता है कि ये हम हिंदू नहीं है, और हिंदू धर्म के एंटी उनके खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ। तो इसी के कारण उनकी हत्या हुई है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सीधे चलता हूं यहां पर मैं। अब बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। महेश तापसे जी जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं एनसीपी महाराष्ट्र के। तापसे जी बताइए, ये पालघर के विवेक भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि वहां पर क्या होता है? क्या आपको नहीं पता कि आपकी पार्टी का वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस है और आपका विधायक इस बार जीत के आया है वहां से? देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो घटना पालघर में हुई, संतों की हत्या हुई, उस चीज के उस बारे में हमने सब जगह पे उसकी निंदा की है, और किस प्रकार से हत्यारों को पकड़ा जाए, किस प्रकार से उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए हमने अपनी कोशिश जारी रखी है। इस विषय में महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी कमेटी की जांच की। ये मसला सीआईडी कर रही है, सीआईडी के पास उसकी इन्वेस्टिगेशन है। अतुल कुलकर्णी जो उसके प्रमुख हैं वो उसके बारे में कर रहे हैं, और आज मतलब कल की बात है, जो पालघर के कोर्ट में, ये दहानू के सेशंस कोर्ट में सीआईडी ने और एक चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट में 5000 पन्ने थे, उस चार्जशीट में 5000 पन्ने थे, और लगभग दोनों चार्जशीट मिला के 12,000 पन्नों के अंदर 250 लोगों को उसके अंदर सस्पेक्ट में, लगभग 800 लोग संदिग्ध हैं, 150 लोग अरेस्टेड हैं, और 118 विटनेसेस की जांच यहाँ पे चालू है। साधुओं की हत्या हुई, हमें दुख है, बिल्कुल दुख है उस चीज का। किसी की भी हत्या हुई, हमें उस चीज का दुख रहेगा, लेकिन हत्या का मूल कारण जो है, क्या वो धर्मवाद था, क्या वो जातिवाद था, या कोई अफवाह के कारण हुई, इसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टिगेशन जो सीआईडी कर रही है, जो महाराष्ट्र शासन की सीआईडी कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है, उनका ये मानना है, जो चार्जशीट उन्होंने आज फाइनलाइज की, उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एनिमोसिटी का एंगल नहीं है। रिलीजियस धर्मांतरण नहीं होता। अभी एक दर्शक ने बताया विवेक ने कि वहां धर्मांतरण होता है, 50 साल से हो रहा है, और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी सक्रिय है। महेश तापसे भाई, ये बात आप भी जानते हैं, आपको भी माहिती है, आपको भी जानकारी है, मुझको भी है। विवेक करमोड़ा जो पालघर से जुड़े थे खुद बता रहे हैं। सीआईडी की
क्या चौरसिया जी सीआईडी की चार्जशीट जो दाखिल उस पर बात कीजिए ना। तो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पे धर्मांतर हो रहा होगा, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चार्जशीट क्या कहती है? आपका एक इंटेलिजेंस चैनल है, की चार्जशीट तो गृह मंत्रालय के आपका चैनल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूँ। तापसे जी ने समझाया कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन तापसे जी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि जो पुलिस खुद आरोपी है वो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। प्रेम शुक्ला जी नहीं तो फिर विकास दुबे के बीच में कोई ना बोले। अरे मैं विकास दुबे पे भी आ जाऊंगा, विवेक भाई अभी आ रहा हूँ विकास दुबे पे, उस पर भी बात करूंगा। आप लोग विकास दुबे के घर दिलाए जाने पर तो बहुत बोल रहे हैं। ताहिर हुसैन का घर गिराया किसी ने, जिसने 54 लोगों को मार दिया। ताहिर हुसैन का घर भी गिरवा दीजिए ना। जो गलत है बोलिए ना, कैंडल लेके जाइए कि ताहिर हुसैन के साथ भी विकास दुबे की तरह कार्रवाई हो। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, को विक्टिमाइज मत करिए। प्रेम शुक्ला जी। दीपक जी मुझे लगता है दूसरों इनकी जरा ऑडियो बंद करेंगे तो बहस हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि लगातार बीच में बोल कर ये बहस को खराब करते हैं। प्रेम शुक्ला जी को ये बहुत दुखद स्थिति है। कृपा करके मुझे मैं आदरणीय महेश तपासे जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक ही जानना चाहता हूं। तपासे जी को कृपा करके आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि अफवाहों के कारण धर्म का, हाँ महेश जी जो है ये बता के कह रहे हैं कि अफवाहों के कारण हुआ। मैं मान लेता हूं अफवाहों के कारण हुआ, तो कृपा करके बताइए कि वहां अफवाहें कितनी फैली, कब फैली, अफवाहों के कितने FIR हुए, बच्चों की कितनी चोरियां हुई थी। और आप कृपा करके बताइए कि जब वहां पर पुलिस ने पहचान लिया कि ये जो है ये कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज हैं, ये सुशील गिरी जी महाराज हैं, ये उनका ड्राइवर है, और तब उसने क्या वहां जनता को कम्युनिकेट नहीं किया? जब उनको पता लगा ये संत है, ये बच्चा चोर नहीं है, क्योंकि पुलिस के आने के 3 घंटे बाद उनकी मॉब लिंचिंग हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, छोटा सा मैं एकदम सामान्य नागरिक की तरह जानना चाहता हूँ कि आप कृपा करके बताएं कि 3 घंटे में जब वहां पब्लिक जमा हो रही थी तो आपने रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं मंगाया? और जब नहीं मंगाया गया तो इस मामले में क्या बयान जांच में, CID की जांच में क्या पक्ष सामने आया है कि SP महोदय को सूचना मिली थी कि नहीं, थाना प्रभारी ने सूचना दी थी कि नहीं, वायरलेस मैसेज हुआ था कि नहीं, रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं चली, इतना समय क्यों लगा? ये क्या जांच के मुद्दे हैं कि नहीं है? मैं इसे इतना जानना चाहता हूं। तो देश की बहस में आज वो मुद्दा जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिस निर्मम तरीके से 16 और 17 तारीख की रात को अप्रैल में लॉकडाउन के बीच 2 संत कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज और उनके ड्राइवर की जो निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। 3 घंटे पुलिस के साथ वो लोग रहे थे, एक फॉरेस्ट पोस्ट पर थे, लेकिन उसके बाद पुलिस के उन लोगों ने भीड़ के हवाले कर दिया। लगभग 1 दर्जन पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने भी उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। लगातार 3 घंटे तक उनको अगर बच्चा चोर कहा जा रहा था तो पुलिस वाले तो जान गए थे ये दोनों साधु हैं। पुलिस वालों ने गांव वालों को क्यों नहीं समझाया कि ये साधु हैं, इन्हें कृपया मत मारिए, संत हैं। और क्या कोई भगवाधारी 70 साल का व्यक्ति बच्चा चोर हो सकता है? क्या लोगों की अकल उस वक्त काम नहीं कर रही थी? पुलिस वालों की अकल उस वक्त काम नहीं कर रही थी? मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ डेकोरेटेड DGP उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं। उनसे जरूर जानूंगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि पहले दिन से इस केस में वो लगे हुए हैं हमारे साथ। मैं उनसे जानूंगा कि इस इन्वेस्टिगेशन पर उनको क्या कहना है। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। महेश तापसे जी NCP के प्रवक्ता और चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर NCP महाराष्ट्र के, उनके लिए कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी के लिए भी कई सवाल हैं। विनोद बंसल साहब है, स्पोक्स पर्सन है VSP के। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा AK जैन साहब, एक वकील है, जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, और दर्शकों के बल पर ही हम TV चैनल वाले चलते हैं। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन आपको संतुष्ट करती है वकील के तौर पर? सर, वकील के तौर पर ये 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन की अफवाह के कारण मोटिव अफवाह हो सकता है क्या? जैन साहब बताइए। जैन साहब, आप बताएंगे कि ये अफवाह के कारण आखिरकार 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया, क्या ये इन्वेस्टिगेशन आपके गले उतरती है?
माफ कीजिएगा, ए के जैन साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी कोशिश की हमने। अब अगले दर्शक की तरफ चलेंगे और सीधे मैं चलता हूं इस वक्त महेश तापसे जी के पास। महेश तापसे, 3 घंटे 12:30 बजे साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या होती है। 9 से लगभग 12:30 बजे तक वो लोग फॉरेस्ट की पोस्ट में रहते हैं। 10 से 12 पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद रहते हैं। रीइंफोर्समेंट की कोई बात नहीं होती है, पुलिस वाले भीड़ के हवाले कर देते हैं। 2 संत हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, उनको बच्चा चोर कहा जाता है। 3 घंटे में पुलिस वालों ने लोकल ग्राम वाले जिनको वो जानते थे उनको ये नहीं समझाया कि भैया भगवा कपड़े वाले साधु हैं, जाने दो इनको। देखिए दीपक जी, वो उस पोस्ट पे जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स थे, उनके इस रवैये पे पूरा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। और अब आप ही बोल रहे हैं सर, अब आप ही बोल रहे हैं, वही सवाल, प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है तो इसका निराकरण क्या हुआ? तो मैं, आप सुनेंगे दीपक जी, आप बोलिए बोलिए, पूरी बात हो देने दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ और वहां पे सस्पेंशन ऑर्डर्स हुए हैं, जो जहां पे ऐसा लगा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी किसी भी कांस्टेबलरी के माध्यम से या पुलिसकर्मी के माध्यम से हुई, वहां पे सस्पेंशन हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई है। वहां का जो स्टेशन SHO जिसको बोलते स्टेशन हाउस इंचार्ज था, उनको वहां से तबादला कर दिया गया है। जो SP थे उनको फोर्स लीव पे भेजा गया है वहां से। अब मैटर पालघर पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए महाराष्ट्र की CID इंक्वायरी उसकी कर रही है और CID ने चार्जशीट फाइल करी है उसके अंदर। तो आप इस बात के संदर्भ में निश्चिंत रहिए कि वहां पे संतों की हत्या हुई है, किसी भी प्रकार का लूज इन्वेस्टिगेशन वहां पे नहीं हो रहा। जो कल्प्रिट है उन कल्प्रिट को कन्विक्शन तक लेके जाया जाएगा। सर, कन्विक्शन तक ले जाया जाएगा। मर्डर की सजा सस्पेंशन, मर्डर की सजा ट्रांसफर, सर ये तो गजब का इंसाफ है। एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं? देश में कोई कानून है, पुलिस का कोई एक्ट है, मैट का एक्ट होता है, जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में यहाँ पे सस्पेंशन का है और इंक्वायरी का उन्होंने किया है। आप ऐसे ये मतलब इमोशनल चीजें क्यों उठा ले रहे हैं? पुलिस एक कायदे से चलती है, पुलिस का एक एक्ट है, महाराष्ट्र पुलिस का एक एक्ट है, पूरे देश का है। तो सर तो आप बताइए ना, आपको भी तो जानकारी है ना। सर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्यों ऐसे घुमा तोड़ा के अभी एक DGP बैठे हैं, एक पुलिस के बड़े अफसर जो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, सारी सजा कॉन्स्टिट्यूशन से हटके भावनाओं के आधार पर हो। पुलिस का क्या, जैसे विकास दुबे को मार दिया एनकाउंटर करके बिना अरेस्ट किए हुए। तो मतलब आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े हैं? मुझे पता नहीं था, ताहिर हुसैन के साथ साथ आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर को गलत मानते हैं। विकास दुबे के पास सबके नाम थे, हर भ्रष्ट बीजेपी के MLA और MP का नाम था, इसलिए उसका झूठा एनकाउंटर किया है। सर भ्रष्ट लोग तो खाली मुख्यमंत्री ने उसको बीजेपी और सिर्फ बीजेपी में ही है भ्रष्ट लोग, ऐसा है क्या? दुनिया के सब भ्रष्ट बीजेपी में हैं क्या? और सब ईमानदार लेफ्ट में हैं। चीफ मिनिस्टर तो भाजपा का था ना, ऐसा कोई नियम है? किस पार्टी का था? नहीं, चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का था? बीजेपी का। ठीक है, तापसे साहब आपने विक्रम सिंह जी पे सवाल उठाया, मैं सीधे उन्हीं पर जाता हूं। विक्रम सिंह जी, मुझे बताइए सस्पेंशन और ट्रांसफर। विक्रम सिंह, सर मैं विक्रम सिंह जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। सर आपने सुनी होगी महेश तापसे जी की बात, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर है सत्ताधारी पार्टी के, आपके गले उतर रही है बात? महेश तापसे साहब की बातों को गंभीरता पूर्वक मैं ये कहता हूँ, उनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल, लेकिन मेरा परामर्श होगा ये अत्यंत जघन्य हत्याकांड में तबादला और अब सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता। पुलिस रेगुलेशन में भी तबादला और सस्पेंशन, निलंबन कोई दंड नहीं है। दंड होता है जेल भेजना, और इसमें पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक बड़ा जघन्य अपराध है। इसमें पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हत्या का मुकदमा, हत्या के मुलजिम होने चाहिए थे। आप बायस्ड बातें कर रहे हैं। नहीं, आप जब आपका टर्न आएगा बात नहीं कर रहे, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, अगर ऐसा है कि जो कानून आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका चश्मा है श्रीमान जी। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन इज आल्सो अ पनिशमेंट, ट्रांसफर इज आल्सो अ पनिशमेंट। Go and take a look. Shouting does not make you legally correct. Do not ban for the BJP here. Suspension is definitely a punishment. ठीक है, मैं महेश तापसे जी के पास ये सवाल ले जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे को लग रहा है थोड़ी देर बाद आप बोलते बोलते ना पूरे देश से बीजेपी की बैटिंग करा देंगे।
फाइनली ये होगा कि विवेक भाई की बातें सुन के पूरा देश बीजेपी की बैटिंग करने लगेगा। अरे कम से कम विक्रम सिंह जी के लिए तो ये मत बोलिए विवेक भाई। डेफिनेटली पनिशमेंट। नहीं, कहाँ से आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपकी मनमाने तरीके से? मैं तो सिर्फ आपके किस रेगुलेशन? सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है, सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है। यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं देश में, सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है। क्या होता है? इट इज अ मेडल, गोल्ड मेडल है, ट्रांसफर गोल्ड मेडल है। काम करते हैं लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग्स भी होती है सर, पनिशमेंट ट्रांसफर भी होते हैं। आपकी डिक्शनरी में होगा डेफिनेटली इट इज अ पनिशमेंट। जाकर Yes, the punishment cannot be as per your likes and dislikes. Just because you are supporting the BJP today, it cannot be as per your likes and dislikes. आपको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट रूल्स की जीरो जानकारी है। कृपा करके अपने अज्ञान को प्रदर्शित न करें सार्वजनिक रूप से। ये कहाँ लिखा है? पूरी जानकारी है, कृपा करके इसको डाइल्यूटेड केस मत बनाइए। आप सीनियर अफसर रहे हैं, थोड़ा न्यूट्रल रहिए और न्यूट्रल तरीके से वक्तव्य दीजिए। को जरा पटरी पे ले आए। ठीक है, मैं विवेक भाई मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, महेश तापसे जी ने आपके सवालों का क्या जवाब दिया? अब मैं चाहता हूँ कि प्रेम शुक्ला जी और विनोद बंसल जी महेश तापसे जी के लिए सवाल रख दें। आज मैं थोड़ा न्यूट्रल हो जाता हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, फिर विनोद भाई, फिर महेश तापसे जी जवाब जानना चाहता हूँ। मैं महेश तपासे जी से ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार का वो कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम में पुलिस को ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी उसकी अभिरक्षा में जो व्यक्ति विक्टिम हो, उस विक्टिम को अपराधियों के हवाले कर दे, और अपराधियों के हवाले किए जाने के बाद उसके खिलाफ जो सीआरपीसी और आईपीसी की जो दंड संहिताएं हैं उनके तहत उस पुलिस वाले खिलाफ कार्रवाई न हो। कौन सा ये अधिनियम है? मेरी जानकारी में नहीं है, कृपा करके बताएं। तपासे जी बता दीजिए, फिर विनोद बंसल जी सवाल पूछ लेंगे। प्रेम शुक्ला जी आपको अच्छी खासी जानकारी है। आप भी जानते हैं कि अंडर सर्विसेज रूल्स जो भी वहाँ पे पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। और महाराष्ट्र की सरकार निष्पक्ष सरकार है। किसी भी प्रकार के किसी भी ऑफिसर को इफ इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी उसको बख्शेगी नहीं। इसके बहुत सारे प्रमाण इसके पहले भी महाराष्ट्र में हो चुके हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। केस है ना महेश भाई, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इसमें ओपन एंड शट केस है। बहुत ये किसी भी देखिए महेश भाई, बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, पुलिस वाले जो है पुलिस मैं पूरे कानून पे पूरे भरोसा, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। अगर कानून पे भरोसा नहीं होता तो इस विमर्श का औचित्य ही नहीं था। देखिए मैं महेश जी बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या सत्य नहीं है कि पुलिस की अभिरक्षा में संत थे? पुलिस का क्या ये सत्य नहीं है कि संत पुलिस की अभिरक्षा में थे? मैं सिर्फ थोड़ा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कृपा करके मेरे छोटे सवाल है, एक लाइन का जवाब आपका हो सकता है। कृपा करके मुझे बता दे, क्या ये सत्य नहीं है? मैं सारी रिटोरिक छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात बताइए। क्या ये सत्य नहीं है कि संत जिनकी हत्या की गई वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे? पुलिस अभिरक्षा में थे, ये सत्य है। और पुलिस अभिरक्षा में से उनको अभियुक्तों के हवाले किया गया, ये सबके सामने ये दृश्य सत्य है। हर कोई ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस दृश्य सत्य को भली भांति पुष्ट कर सकता है कि अभिरक्षा में संतों को पुलिस ने अपने हाथों से अभियुक्तों के हवाले किया। तो जिन लोगों ने अभियुक्तों के हवाले किया उनके खिलाफ उस मर्डर केस में को एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये मेरा सवाल है। ठीक है, महेश जी जवाब दे दीजिए, फिर विनोद भाई का एक सवाल है। आपका बहुत ही लीगल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं चाहता हूं कि ये पूरे, क्योंकि ये देखिए सर्विस रूल से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन इस सवाल के लिए विक्रम सिंह जी करें। ठीक है, विक्रम सिंह जी आपसे। जी दीपक जी, ये सर्विस रूल पे बिल्कुल सहज है कि जो हमारे साथ अभिरक्षा में है उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी पुलिस एस्कोर्ट की है। गार्ड एंड एस्कोर्ट रूल्स, पुलिस रेगुलेशन रेड विद सीआरपीसी एंड आईपीसी। देखिए, हमारे मनमाने तरीके से परिकल्पना करके कानून की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉस और जो लॉ के प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत अगर हमारी अभिरक्षा में, यूपी पुलिस रेगुलेशन भी है कि अगर हमारी अभिरक्षा में मुलजिम की हत्या होती है या हमारी अभिरक्षा से मुलजिम भागता है
तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होगा और हमारे ऊपर वही चार्ज होगा जो कि उसके ऊपर आतताई होगी। केस में अगर विकास दुबे की बात के लिए अलग प्रोग्राम में बात करेंगे, यहाँ पर विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई एक मिनट, विक्रम सिंह जी लॉजिकल बात करें। विक्रम सिंह जी की आवाज आ रही है, पहले लॉजिकल बात सुन ले, लेकिन जब लॉजिक समझ में नहीं आता है तो हम अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, दूसरे इशू ला के रखते हैं। तो उसके लिए अलग इशू रखेंगे। विकास दुबे के बारे में मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा अलग एक शो कर ले, उसके विवेक बैठ के बात करेंगे। लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, और महेश तपासे जी ने बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्त की है। मैं उसको सलाम करते हुए मैं ये कहूंगा, मेरा परामर्श होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की, अगर जो पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से 4 चूकें हुई थी। पहली चूक ये थी कि उनका फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस का नॉलेज बहुत कम था। दूसरी चीज, जब घटनाक्रम हो रही थी कालांतर में उनको चाहिए था रीइंफोर्समेंट मंगा लें या अपने को कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख लें, नहीं किया। तीसरी चीज में बचाव के और कोई वो हो सकते थे उपाय, बल प्रयोग करना, वांछित बल प्रयोग करना, हवाई फायरिंग करना, वो भी नहीं हुआ। हाँ, ये विचारणी है कि वहां संभवता नहीं था, ये विचारणी है। लेकिन महेश तपासे साहब इस पे जरूर करेंगे, कोई जो इंटरनल इंक्वायरी हुई थी उसके आधार पर सीबीसीआईडी ने कोई गिरफ्तारी वगैरह की है। हमें पता है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो कम से कम जो कुर्की ऐसी हो कि ऐतिहासिक कुर्की हो जाए कि हमारा जो इच्छा शक्ति है उसको ग्राउंड पे दिखाई पड़े कि हमने उस पर कोई कार्रवाई भी की है। क्योंकि हम दावा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे फलीभूत और उसका एक्शन भी हमें दिखाई पड़ना चाहिए। और आप इतने सशक्त प्रवक्ता हैं, आप, मैं समझता हूं कि अपने जो अच्छी पुलिस बल है उसके माध्यम से गिरफ्तारी करा लें, कुर्की करा लें, और मैं समझता हूं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट कार्ड में अभी भी फरार है, गिरफ्तार नहीं कर पाए उसको। मैं वही कह रहा हूं कि अभी हमारे रिपोर्ट कार्ड में ऐसी तसल्ली बख्श कोई चीज नहीं है जिसपे कि हम अपनी पीठ अभी थपथपा सकें। ठीक है, विनोद बंसल जी, महेश तपासे जी आपके सामने लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक लॉजिकल सवाल इनसे हो जाए, फिर मैं जाऊंगा। हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, एकांश भारद्वाज सीधे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, मुंबई से। मुझे बहुत अच्छा लगा महेश तपासे की बातों से कि ये प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, प्रैक्टिकल उसी में मैं बात करना चाहता हूँ कि कह रहे हैं ये जो सरकार है निष्पक्ष सरकार है। आखिरकार ये बताइए, जब रजा अकादमी ने के कहने पर आप एक पत्र केंद्र सरकार को भेज देते हैं कि ये मोहम्मद साहब पर बनी हुई फिल्म को बैन किया जाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब कहा कि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कुछ गंद परोसी जा रही है और उन पर कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए, तो आप चुप रहे। एक लड़की महाराष्ट्र के ही मुंबई के अंदर ही एक मस्जिद के अंदर जो इलीगल माइक चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर भी चल रहा था, उसको बंद कराने पहुंची तो उसके ऊपर हमला होता है, पुलिस चुप रहती है। ये क्या निष्पक्षता है क्या? आखिरकार जब एक रजा अकादमी के कहने पर आप केंद्र सरकार को पत्र लिख सकते हैं, तो पूरा देश जब उद्विग्न था इस मामले को लेकर के, आज भी पालघर घटना को लेकर के लोग परेशान हैं, तो क्या उनके कहने पर आप सीबीआई जांच नहीं बढ़ा सकते? इसमें क्या दिक्कत है? महेश तपासे जी से इसका जवाब लूंगा। सीधे चलता हूं, एकांश भारद्वाज मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। महेश भाई 1 मिनट आ रहा हूं। एकांश भारद्वाज, मेरे सम्मानित दर्शक जुड़ गए। एकांश जी बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं इस इन्वेस्टिगेशन से? बिल्कुल नहीं दीपक जी। देखिए, डे 1 जब ये घटना सामने आई थी, वो भी मीडिया के माध्यम से, और मैं कहूँ कि एक वीडियो वायरल हुआ उसके माध्यम से, और उसके बाद जो बयान आए, कुछ मंत्री ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के ही ऐसे बयान दे दिए कि ये तो एक घटना थी जो ऐसे घट गई, इसमें कोई साजिश हो ही नहीं सकती, या मॉब लिंचिंग का ये मामला बनता ही नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम ने भी वही बयान रिपीट किया कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, गलतफहमी हो गई और गलतफहमी में कुछ लोगों ने मार दिया। मेरा सवाल ये है कि गलतफहमी में क्या सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुछ घंटे में? ये एक सोची समझी साजिश थी, मेरा मानना यही है, और यही पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। पूरा हिंदुस्तान ये मान के चल रहा है कि ये सोची समझी घटना थी जिसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ जांच कौन कर रहा है? सीआईडी जांच कर रहा है। महेश तपासे जी, आपसे जवाब, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा इसके लिए। विनोद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। रजा अकेडमी ने, विनोद जी ने बहुत अच्छा सबसे पहले प्रश्न रखा कि रजा अकेडमी के पत्र को इतना आपकी सरकार ने सीरियसली क्यों लिया। रजा अकेडमी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को लिखा कि मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, इस जो चित्रपट है या लघुपट है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम में उसको ना लाया जाए, इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है
क्योंकि इस्लाम शायद इस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर के प्रॉफिट की क्या कहते हैं एक्टिंग करने की इजाजत किसी और दूसरे को नहीं देता। गृह मंत्री ने पुलिस के लोगों से सलाह मशवरा किया कि क्या ये सही है। देखिए एक मिनट सुन लीजिए कंक्लूड करिए, मुझे मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। सुन लीजिए, क्योंकि मुझे भी ये आज की बात है, आज की डेवलपमेंट है। तो वहां पे उन्होंने सलाह मशवरा करने के बाद क्या इसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो पुलिस ने, लोकल पुलिस ने या होम मिनिस्ट्री ने इंटरवीन करना चाहिए। उन्हें वहां पे लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे इश्यू हो सकता है, उन्होंने इंटरवीन किया और वहां से केंद्र के आईबी मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को उसके ऊपर अपना निवेदन दिया। अब उसके बाद क्या होगा दिल्ली में तय होगा। यहाँ पे इनको लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है तो उन्होंने अपना निवेदन दिल्ली में दिया। उनके पत्रों को नहीं देते। विवेक भाई, विक्रम सिंह जी ने कहा है कि विकास दुबे और ताहिर चौधरी दोनों पे बहस हो जाए, तो एक दिन तैयार है विकास दुबे पे भी बात हो जाए और ताहिर चौधरी पे भी बात हो जाए कि उसका भी घर क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। एक बार विक्रम सिंह जी मुझे बता दें कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या गलत? अच्छा, मुझे यही रुकना है। विवेक श्रीवास्तव जी 10 सेकंड आपके। नहीं, आप बता दीजिए विक्रम सिंह जी, विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या गलत? बिल्कुल सही था। अगली कितने एमपी एमएलए को बीजेपी के बचाया है विकास दुबे? सही था उन्होंने कहा और देश भी कह रहा है सही था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि कानून से जो खिलवाड़ करे उसका यही अंत होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे और आपको हर मिनट के अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हो रहा है। कम से कम इतनी जघन्य मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए।